तो मेरे दोस्तों, इसके बाद कौन आना चाहेगा? क्यों या तुम जाओगे? मैं किसी के साथ पार्टनर या सेकंड ब्लेडर नहीं बनूंगा। जो चाहे कर लो। क्यों या दोस्त? तो ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। नहीं। हाँ? मैं जाऊंगा। मिस्टर जिंगा। तो चलो पेगासस। ये ठीक है, तो अब तुम हारना चाहते हो? सॉरी यूकी, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, ओके? मैं समझता हूँ। तुम ये कर सकते हो जिंगा। इसे फिर से स्पेस में भेज दो जिंगो। मुझे किसी तरह अपने पेगासस को उसके जुपिटर तक पहुंचाना होगा। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। जाओ पेगासस, अपनी ताकत दिखाओ पेगासस। बराज मोड। मिस्टर जिंगा, वो तो वहाँ पर बस अंधाधुंध हमला कर रहा है। अगर उसका स्पिन स्लो होने तक भी वो हमला करे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जुपिटर सीधे डिफेंस मोड पर चला जाएगा और ये लड़ाई पिछली वाली की तरह खत्म होगी, एक हार के साथ। जिंगा शांत रहो, सुना तुमने? सुनो, मैं एक नदी की तरह शांत हूँ। अगर मुझे जीतना है तो मुझे लगातार और बेहिसाब हमला करना होगा। जाओ पेगासस, अपर मोड। ध्यान से मिस्टर, मेरे ऐसा करने पर तुम डिफेंस मोड में नहीं जा सकते। तो अब मैं समझी, ये है उसका प्लान। जरा हमें भी तो बताओ कि आखिर ये सब है क्या? जिंगा अपने लगातार हमलों के शौक की मदद से मेटल बॉल्स को अंदर जाने से रोक रहा है। जैसे डायनामिक्स ड्रैगनस के स्पेशल मूव का पावर यूज करके मेटल बॉल्स को बाहरी किनारे पर ले आया था। तो ये बात है। हाँ, मिस्टर जिंगा चाहते हैं कि जुपिटर एंड्योरेंस मोड में रहे और ये एक मारने और टकराने का कॉन्टेस्ट बने। अब समझ में आया, ये वही कर रहा है जो डायनामिक्स मुझसे लड़ते वक्त कर रहा था। काफी स्मार्ट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सपोर्ट के साथ जुपिटर का एंड्योरेंस और अटैक पावर खतरनाक है, लेकिन जहाँ सामने से टकराने की बात आती है, पेगासस का पावर सबसे बेस्ट है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चलो तो फिर जाओ जिंगा और जोरदार हमला करो। जाओ जिंगा। क्यों, बात क्या है? कम ऑन, तुम भी जरा अटैक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे पता था तुम ऐसे टैक्टिक्स यूज करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं खेलूंगा। ओह नो, वो तो डिफेंस मोड में जाने वाला है। मेरे रहते हुए तो नहीं। पेगासस! वो क्या है? कहीं ये वक्त की बर्बादी। मैं सही था, वो मेटल बॉल्स अब भी इनर पोजीशन में फंसे हुए हैं, वो हिले भी नहीं है। ओह, वो अब तक वहाँ फंसा है। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको। मुझे पता चल गया, वो मेटल बॉल्स लड़ाई की शुरुआत से ही अंदर की तरफ थे, ये पक्का है। जुपिटर ने ये लड़ाई डिफेंस मोड में शुरू की थी और यहाँ यही चल रहा है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मैं समझ रहा हूँ। लड़ाई शुरू होने से पहले डायनामिक्स ने जुपिटर के मेटल बॉल्स को लॉक कर दिया था। शायद जुपिटर भी पहले से तय कर सकता है कि उसे डिफेंस मोड में रहना है अगर उसे इस तरह लड़ाई करनी है तो। ये तो पागलपन है। बदकिस्मती से मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ चुका हूँ। तुम चाहे जितना भी हमला करो, जुपिटर इस पूरे कंटेस्ट में डिफेंस मोड में ही रहेगा। तो तुम डिफेंस मोड वाले जुपिटर के साथ कैसे लड़ोगे? ओह नो, मैंने सोचा नहीं था कि उसे ये सब पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, ये पक्का है। मैं तो तब तक लड़ता रहूंगा जब तक पेगासस उन डिफेंसेस को तोड़ नहीं देता। पेगासस स्मैश मोड।
ये कर सकते हो पेगासस। उसने स्ट्रैटेजी समझी नहीं है। जानबूझकर पिछली लड़ाई में अपने सारे पत्ते खोल दिए। बस और कोई बात नहीं। वो चाहता था कि जिंगा हमले पर फोकस करे और कुछ ना सोचे। हाँ, मतलब मेरी वाली लड़ाई इस लड़ाई की तैयारी थी और कुछ नहीं। लगता है हमें बेवकूफ बनाया गया है। वो तो है, डायनामिस बहुत अक्लमंद है। पहले उसने रायूटो को हराया और अब जिंगा उसके हाथ में है। बात क्या है मेरे दोस्त, आखिरकार तुम भी बस औरों की तरह छोटा सा एक स्टार हो जो मेरे महान प्लेनेट के चक्कर काट रहा है, समझे? ऐसा तुम सोचते रहो मिस्टर बकबक। मेरा ओपोनेंट जो भी हो, मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा, समझे? पेगासस! कोई फायदा नहीं, वो तो हिल भी नहीं रहा। वहाँ देखो, पेगासस लड़खड़ा रहा है। बहुत दुख की बात है, मुझे यकीन नहीं होता ये तुम्हारे पावर का एक्सट्रीम लिमिट है। तुम्हें आखिर स्टार फ्रैगमेंट ने चुना कैसे? एक लेजेंडरी ब्लेडर होना बड़े शान की बात है, पर तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। क्या? मैं एक लेजेंडरी ब्लेडर कहलाने के ख्याल में ही उलझा रहा। ये बात सच है। फिर मैं बाकियों को ढूंढने निकल पड़ा। उसके बाद इसने मुझे सच का एहसास कराया। ये है असली बात। तुम जानते नहीं तुम्हें अपने बेग के बारे में क्या पता होना चाहिए। तुम्हें उस बेग के पावर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तब से मैंने एक असली लेजेंडरी ब्लेडर बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है, अपने बेग कॉस्मिक पेगासस का मालिक बनने के लिए। इसलिए मैं हरगिज नहीं हार सकता, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा तो यही तरीका है दोस्त। जब तक पेगासस और मेरे पास वो स्पेशल मूव है जो सबके सपोर्ट से बना था, मैं नहीं हारूंगा, समझे? तुम्हें हराए बिना मुझे चैन नहीं आएगा डायनामिस। यस सर, सही कहा। मिस्टर जिंगा के खजाने में अभी एक ट्रम्प कार्ड बचा है। जिंगा, अपनी ताकत की मदद से उस सर्कस में से भागे हुए जोकर को कुचल डालो, उससे छोड़ना मत। बिल्कुल सही, हरा दो उसे। अभी जाओ जिंगा। तो चलो पेगासस, स्पेशल मूव पेगासस कॉस्मिक टोर्नेडो। क्या? क्या बात है? क्या मैंने कर दिया? बहुत करीब थे। लेकिन वो ऑफ बैलेंस है, उसे खत्म करो। अब वक्त है इसे खत्म करने का। ओके, एक और बार उस पर वार करो पेगासस। इंटरेस्टिंग। तो स्टार फ्रैगमेंट की मदद से तुम एक बे पर इतना कंट्रोल हासिल कर चुके हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। लगता है तुम ब्लेडर सचमुच इस काबिल हो कि तुम्हारी दुनिया के भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। ये क्या हो रहा है? उसका स्पेशल मूव। मेरे साथ चलो मेरे दोस्तों, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक गार्डियन की ड्यूटी निभाते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्या? ये हम कहाँ हैं? बहुत पहले आसमान से एक तारा गिरा था। हाँ? आज के बेब्लेड्स उस तारे में मौजूद एक अनजान पावर से पैदा हुए हैं। मैंने बिल्कुल यही कहानी कोमा गांव में सुनी थी। हमारे देश के ओरिजिन की कहानी है ना? जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो उससे भी कई हजार साल पहले हुई थी। एक और स्टार फ्रैगमेंट इस प्लैनेट पर उससे भी पहले उतर चुका था। कई हजार साल पहले की? ओह हाँ, वो स्टार फ्रैगमेंट उस ब्लैक सन से मिला था जो 2 करोड़ 60 लाख साल में एक बार हमारे सूरज का चक्कर काटता है। उस स्टार फ्रैगमेंट के पृथ्वी तक के लंबे सफर के दौरान उसने ब्लैक सन की कुछ नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली। क्या? ये अच्छा नहीं हुआ।
खुशकिस्मती से ब्लैक सन का नेगेटिव पावर इंसानों के हाथों में फौरन नहीं आ गिरा। नतीजे के तौर पर एक महान बेसभ्यता बिल्कुल आज की तरह कई हजार साल पहले पनप रही थी और उसमें उस स्टार फ्रैगमेंट से बने हुए बेस थे। प्राचीन वक्त में एक कमाल का बेकल्चर था, पर अफसोस वो खुशनुमा दिन हमेशा के लिए नहीं टिकने वाले थे। उस स्टार फ्रैगमेंट का एक हिस्सा जिसमें उस ब्लैक सन का पावर था, वो उस वक्त के राजा के पास लाया गया। हेडिस, वो नेगेटिव पावर इंसान के अंदर की बुराई को बाहर लाता है। हेडिस ने स्टार फ्रैगमेंट में से ब्लैक सन का पावर इकट्ठा किया और सबसे स्ट्रॉन्ग बे नेमेसिस बनाया। उस ताकतवर पावर का इस्तेमाल करके वो उन लोगों को सजा देता था जो उसके जुल्मों का विरोध करते थे। सजा? सजा मतलब कैसे सजा देता था? उसने उन सब को तबाह किया जिसने उसके खिलाफ बगावत की। उसने अपनी जालिम तरीकों से अपने पसंद की दुनिया बनाने की कोशिश की। शैतान, भयानक। लेकिन ब्लैक सन का पावर इतना बड़ा होगा ऐसा हेडिस ने कभी सोचा भी नहीं था। नेमेसिस ने बेहिसाब आतंक शुरू की और वो ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था। वो पावर कितना खतरनाक रहा होगा। पूरी तबाही। उस दौरान पड़ोसी देश का राजा ज़्यूस किंग हेडिस और उसकी बुराई के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने 5 बहादुर ब्लेडर वॉरियर्स को इकट्ठा किया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना करने के लिए। इन 5 ब्लेडर वॉरियर्स के पास भी बेस थे जिनमें नेमेसिस की तरह स्टार फ्रैगमेंट का पावर था। स्पेस की गहराइयों से आए हुए ब्लैक सन के पावर को हराने के लिए उन्होंने ऐसे बेस इस्तेमाल किए जिनमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के पावर थे। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदलने की वजह से नेमेसिस का पावर बेहद स्ट्रांग था। सोलर सिस्टम के पावर वाले बेस होने के बावजूद ब्लैक सन को हराना आसान काम नहीं था। उन 5 वॉरियर्स और नेमेसिस के बीच की लड़ाई का कोई अंत ही नहीं नजर आ रहा था। जब तक वो लड़ाई चलती रही वो वॉरियर्स घायल होते रहे, थक गए और उनकी सारी ताकत खत्म हो गई। जब ऐसा लगने लगा कि दुनिया के लिए कोई उम्मीद नहीं बची, तभी हमारी मदर अर्थ गाया की ताकत जाग गई। उन 5 ब्लेडर वॉरियर्स ने गाया की ताकत हासिल की और फिर एक बार खड़े हो गए। उन्होंने गाया की ताकत और 5 प्लैनेट्स की ताकत को एक कर दिया। आखिर में उन्होंने नेमेसिस को किंग हेडिस की रूह के साथ पृथ्वी की गहराई में सील कर दिया। ओह, शुक्र है। और इस तरह फिलहाल के लिए दुनिया को तबाही से बचा लिया गया। हाँ? फिलहाल के लिए मतलब? वो पृथ्वी की गहराई में सील्ड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेमेसिस पूरी तरह तबाह हो गया। याद रखना, एक नई रोशनी अंधेरे की एक नई खाई बन जाएगी। जब वो वक्त आएगा असली तबाही शुरू होगी। हेडिस के सील होने से पहले उसने एक डरावना वादा किया कि वो वापस लौटेगा। हाँ? अभी जो हुआ वो क्या था? क्या हम कोई सपना वपना देख रहे थे? किंग ज़्यूस ने ये टेम्पल उन 5 वॉरियर्स में एक को दिया था। प्लीज अब मेरी बात सुनो। उस वॉरियर को हुक्म मिला कि उसे हेडिस का भयानक वादा अपने वंशजों तक पहुंचाना होगा। तो तुम उन वंशजों में से एक हो? तुम एक ऐसे ब्लेडर वॉरियर से रिश्ता रखते हो जिसने हजारों साल पहले नेमेसिस से लड़ाई की थी? तब से स्टार फ्रैगमेंट्स आते रहे हैं। वो पृथ्वी पर कई बार आ चुके हैं। एक बार उसे ऑरिकैलम ऑफ अटलांटिस कहा गया, एक बार उसका नाम पड़ा मायंस का खजाना, और इंसानी इतिहास पर उसका हमेशा बहुत गहरा असर रहा है। और इसीलिए स्टार फ्रैगमेंट के अंश दुनिया भर में बिखरे हुए कई प्राचीन खंडरों में रह गए हैं। दुख की बात है। हाँ? हर बार लोगों ने वही गलती की है और वही इविल बैटल हुआ है।
स्टार फ्रैगमेंट का पावर अच्छाई या बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस पर निर्भर है कि वो किसके पास है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि स्टार फ्रैगमेंट को बुराई के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग जैसे डोजी और सिगुराट, ये सभी लोग शुरुआत से ही मौजूद थे, है ना? और जब भी अच्छाई और बुराई के बीच फिर से लड़ाई होती है, नेमेसिस चुपचाप उन बुरे लोगों का पावर अब्सॉर्ब करता रहा है और दोबारा जागने की तैयारी करता रहा है। जब हेवन में से पृथ्वी पर एक चमकीली रोशनी फैलेगी, एक नया स्टार फ्रैगमेंट आएगा और एक बड़ी शक्ति को जगाएगा। हाँ, यही कहानी मैं अपने दादाजी से कोमा गांव में सुना करता था। नेमेसिस को पूरी तरह जागने के लिए अब उसे खुद स्टार फ्रैगमेंट की बड़ी ताकत को हासिल करना होगा, समझ गए? इस टेंपल के आसपास के प्राचीन खंडहरों का इस्तेमाल करके मैंने नेमेसिस के जागने का वक्त का अंदाजा किया और उस दिन का इंतजार किया। और तब उस दिन बुरे लोगों के हाथ वो पावर न लगने देने के लिए मैं इस टेंपल में मौजूद प्राचीन सभ्यता के पावर से स्टार फ्रैगमेंट के पावर को कई टुकड़ों में बांट दिया। तो क्या स्टार फ्रैगमेंट अपनी खुद की मर्जी और पावर से अलग नहीं हुआ था? लेकिन उन टुकड़ों को कहाँ जाना है, ये जरूर स्टार फ्रैगमेंट की मर्जी से तय हुआ था। हाँ? पर मुझे लगता है द ग्रेट इविल के पास पहले से ही उनमें से एक टुकड़ा मौजूद है। क्या? कौन सा ग्रेट इविल? इसका मतलब नेमेसिस को दोबारा जगाने का काम दुनिया में शुरू हो गया है। अगर नेमेसिस एक और बार पूरी तरह जाग गया तो पांचों सोलर सिस्टम बेस को दोबारा से इकट्ठा करना होगा। स्टार फ्रैगमेंट के पावर इन 5 बेस को पहले ही दे दिया गया है। एक मेरे पास आया है, किंग ज़्यूस का राइट हैंड मैन और बैटल स्ट्रैटेजिस्ट, यानी जुपिटर ब्लेडर वॉरियर मेरे बे जेड जुपिटर के अंदर चला गया। हिम्मत वाले और बहादुर आर्मी कमांडर सैटर्न ब्लेडर वॉरियर का वंशज और उसका सैटर्न बे क्रोनोस। शातिर हमलावर मार्स ब्लेडर वॉरियर जो हमेशा हमले को लीड करता था, उसका वंशज और उसका बे वेरियरिस। एक वंशज वीनस ब्लेडर वॉरियर का जो अपने बदलते टेक्निक्स की मदद से नेमेसिस को सताता था, और उसका वीनस बे क्वेट्ज़लकोएट्ल। क्वेट्ज़लकोएट्ल? और एक गया उनके पास मर्क्यूरी ब्लेडर वॉरियर के वंशज जो सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करके अपने ज्ञान और अक्लमंदी से किंग ज़्यूस को सपोर्ट करता था, और उसका मर्क्यूरी बे अनूबियस। हाँ? जिन जिन के पास स्टार फ्रैगमेंट के टुकड़े हैं उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी है। यहाँ सबको लाकर तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो इसका मतलब है कि मैं... हाँ, तुम भी उन 5 ब्लेडर वॉरियर्स के वंशज हो जिन्होंने प्राचीन वक्त में नेमेसिस से लड़ाई की थी। ये तो कमाल है यूकी। मैं सचमुच इन 5 ब्लेडर वॉरियर्स का एक वंशज हूँ। यानी उस स्टार फ्रैगमेंट का मुझे चुनना महज एक इत्तेफाक नहीं था, है ना? तो लेजेंडरी ब्लेडर्स उन 5 ब्लेडर वॉरियर्स के वंशज हैं जिनके पास खुद सोलर सिस्टम बेस थे। ये तो बढ़िया है। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक लॉजिक के हिसाब से अगुमा और किंग की किस्मत में भी वो स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा पाना लिखा था। इसीलिए उसने कहा कि स्टार फ्रैगमेंट ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों से छीन कर अपनाई जा सके। अरे नहीं, मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। क्यों या दोस्त? तो फिर मेरे बे लियोन का क्या? स्टार फ्रैगमेंट का पावर जिंगा के पेगासस और रायुगा के एल्ड्रेगो में भी कैसे चला गया? इसका कोई जवाब है? ओह, लगता है पेगासस भी एक सोलर सिस्टम बे नहीं है। स्टार फ्रैगमेंट कुल मिलाकर 10 टुकड़ों में बट गया था। मैंने सही कहा ना? अगर उनमें से एक दुश्मन के हाथ में है और बाकी ब्लेडर वॉरियर के 5 वंशजों के पास है, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डायनामिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है... ओके, क्लास खत्म हुई बच्चों। हाँ? इसे खोलना बहुत बड़ा सरदर्द था, कसम से कहता हूँ। जोहानस, अगुमा, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुरे लोग, हेडिस के फॉलोअर्स। सुनो, तुम्हें दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम लोग चुप रहो और लड़े बिना हमारे साथ जुड़ जाओ।